थोड़ा सा हम 2-4 मिनट में देखते हैं ताकि आपका थोड़ा सा दोबारा याद आ जाए कि हमने क्या क्या कर लिया था, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। जहाँ तक रेस्पिरेशन की बात है, ये हम पहले से बात कर चुके हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अलाउज वन टू ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमने पढ़ा था पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में, all the processes by which the human body consumes the oxygen present in the atmosphere, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, और जो दूसरी हमारी गैसेस हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स कुछ गैसेस की शक्ल में भी हैं, दैट इज एक्सहेल्ड या दैट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, दूसरे लफ्जों में द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेशन इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें पहले से पता है। उसके बाद हमने देखा था दूसरे या तीसरे लेक्चर में, देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेशन, वो भी आपको पता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन, जैसे हमने आपको बताया हुआ कि पल्मोनरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है लंग्स के लिए। और वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सिंपली मीन्स हवा का आना या जाना। जैसे हम कहते हैं कि जी कमरा जो है दैट इज वेल वेंटिलेटेड, जिस कमरे में हवा अच्छी तरह से आ जा रही है उसको हम कहते हैं जी कमरा बड़ा अच्छा वेंटिलेटेड है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट सिंपली मीन्स कि जो पल्मोनरी लंग्स की वेंटिलेशन, लंग्स के अंदर हवा आ रही है, लंग्स के अंदर हवा जा रही है, द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एयर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग एल्वियोलाई। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट आ जाता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एल्वियोलाई में तो एयर पहुंच गई, और कैसे पहुंची थी हमने 4-5 लेक्चर्स में काफी तफसील में देखा था फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज। वी नो हाउ द एयर एंड सारी वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर चेंजेस और फ्लां चेंजेस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह 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 सारा आपको याद होगा कि किस तरीके से द एटमॉस्फेरिक एयर जो है दैट रीचेज द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई में पहुंच गई तो दैट इज ऑफ नो यूज, उस किसी काम की नहीं है अगर वो बॉडी के सेल्स में नहीं जाती। और सेल्स में कोई भी चीज जाने के लिए जरूरी है कि दैट थिंग एंड दैट सब्सटेंस हैज टू बी डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड। वो ब्लड में जाएगी, उसके बाद ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी। तो द सेकंड स्टेप इज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ, ताकि हम उसको बाद में एक्सहेल कर सकें। उसके बाद एक मरतबा जब वो ब्लड में पहुंच गई तो उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। ब्लड ने ऑक्सीजन को वंस द एटमॉस्फेरिक एयर रीचेस द एल्वियोलाई एंड देन द एल्वियोलर एयर जो है उसमें से जो ऑक्सीजन है दैट गेट्स डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड, देन द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दैट ऑक्सीजन from the lungs to various parts of the body, to every each single cell of the body। उसके जो ट्रांसपोर्ट के डिटेल मैकेनिज्म्स हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। और उसके बाद जो बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दैट ऑक्सीजन फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम एवरी ईच सिंगल सेल ऑफ द बॉडी टू द एल्वियोलाई या लंग्स, और वहां से फिर वो एल्वियोलाई में, और फ्रॉम एल्वियोलाई दैट इज एक्सहेल, ये भी हमें पता है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, हमने देखा था कि बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, कोई भी प्रोसेस हो उसका एक रेगुलेशन होती है, हर प्रोसेस की एक रेगुलेशन जरूरी होती है। तो इसी तरीके से वेंटिलेशन और बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ जो रेस्पिरेशन है उसकी रेगुलेशन होती है। वो रेगुलेशन हम एंड में जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन में हमने कहा था कि वेंटिलेशन जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है वेंटिलेशन, and that ventilation is also known as breathing. That simply means the inhalation of air, atmospheric air from the atmosphere to the lungs, to the alveoli, or expulsion of the alveolar air from the lungs to the atmosphere। इतने प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसके जो मैकेनिक्स हैं वो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए थे। इसमें जो विजुअल और प्लूरल प्रेशर स्लाइड आपको याद आ रही होगी, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। विजुअल प्लूरल कैविटी क्या होती है, पैराइटल प्लूरा क्या होती है, फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 760 जिसको हम जीरो भी कहते हैं। ये हमने बार बार बात की थी कि इट इज नोन एज जीरो, लेकिन हम जीरो इसलिए कहते हैं कि हम बेसिकली जब भी हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे होते हैं तो हम ग्रेडियंट की बात करते हैं, डिफरेंस इन द प्रेशर। तो जो पल्मोनरी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है दैट इज इक्वल to the atmospheric pressure which is 760 millimeter of mercury, which is usually taken as 760। तो एल्वियोलर प्रेशर भी 760 है, दोनों में ग्रेडियंट जीरो का, इसलिए हम इसको जीरो कह देते हैं। उसके बाद इंट्राप्लूरल प्रेशर और बाकी सारा कुछ ये आपने स्लाइड आपको याद आ गया होगा, इसकी डिटेल में अब हमने दोबारा जाना इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर लेक्चर। इसका मकसद सिर्फ इतना है इस वक्त ये बात करने का कि आपको थोड़ा सा दोबारा याद आ जाए।
उसके बाद इंट्राप्लूरल प्रेशर, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स आपको याद होगी, सरफेस टेंशन क्या होती है ये भी आपको याद है, इलास्टिसिटी ऑफ चेस्ट वॉल, थोरेसिक कैविटी वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये हमने डिटेल में किए थे, ये दोबारा मैंने स्लाइड इसलिए लगा दी है बेटा, ये आप सबको आनी चाहिए। इस वॉल्यूम्स, कैपेसिटीज, इनकी वैल्यूज, इनकी डेफिनेशंस, ये आपसे वाइवा में भी पूछी जाएंगी, ये आपसे रिटन में भी आएंगी, ये आपसे एमसीक्यूज में भी आएंगी, ये आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। बहरहाल इन शॉर्ट यहाँ तक जब हम पहुंचे हैं, बात ये हुई जो हम अब तक पढ़ चुके हैं गाइटन के चैप्टर 40 तक, द एटमॉस्फेरिक एयर somehow, बल्कि somehow नहीं, हमें पता है कि how it reaches the alveoli। एटमॉस्फेरिक एयर जिसको हम फ्रेश एयर भी कह सकते हैं या हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं, it reaches the alveoli। what next? अब आगे क्या होना है, ठीक है। अच्छा बेटा, आगे चलने से पहले एक चीज और जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, हम दोबारा देख लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ द एल्वियोलर एयर। अब जो एल्वियो हम कहते तो ये है कि जो फ्रेश एयर लंग्स में चली गई, एटमॉस्फेरिक एयर जो दैट रीचेस द एल्वियोलाई, लेकिन द कंपोजिशन ऑफ द एयर इन द एल्वियोलाई और द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर दैट इज क्वाइट डिफरेंट। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हमने जब भी चीजों को मूव करना है, हमने पहले पढ़ा है कि जब भी गैसेस मूव करती हैं, कहीं भी जाती हैं, तो ग्रेडियंट्स जो डिफरेंस इन प्रेशर से उस पर डिपेंड करता है, और जो ग्रेडियंट्स हैं वो जाहिर है कि कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं। तो जो एल्वियोलाई में एयर होती है उसकी कंपोजिशन जो है वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम द एयर इन द एटमॉस्फेयर। रीजन, सबसे पहले द एल्वियोलर एयर इज ओनली पार्शियली रिप्लेस्ड, बीच में डेड स्पेस होती है, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। जब एयर एल्वियोलर जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे एल्वियोलाई और जो हमारा ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री है वो सारा का सारा खाली नहीं है। इसका मतलब है कि जो एयर हमारे एल्वियोलाई में पहुंच रही है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर प्लस द एयर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द trachea and the bronchi and the whole of the tracheobronchial tree। यानी कि the air reaching the alveoli, that is a mixture of the air in the atmosphere and the air already present in the alveoli and the bronchi, तो that is not pure atmospheric air। तो इसकी वजह से उसकी थोड़ी सी कंपोजिशन में चेंज आ जाती है। उसके बाद एल्वियोलाई में अभी हम आगे चल के उसका मैकेनिज्म देखेंगे। जो ऑक्सीजन है वो कॉन्स्टेंटली दैट इज बीइंग रीएब्सॉर्ब, जो ऑक्सीजन है that is constantly being reabsorbed यानी कि absorbed into the pulmonary blood, यानी कि that is a dynamic and constant। इसको अगर आप थोड़ा सा imagine करो तो it is a dynamic process कि एटमॉस्फेयर में से फ्रेश एयर एल्वियोलाई में जा रही है, और एल्वियोलाई पहले तो बात हुई कि जो मिक्सचर हो गया प्योर वो पहुंची नहीं, उसके बाद जो आपका हमारे एल्वियोलाई है उसमें से जो ऑक्सीजन है दैट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब। अब जब वो कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब है कि उसकी जो कंपोजिशन है दैट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड। उसके बाद जिस तरीके से ऑक्सीजन जो है दैट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग एब्जॉर्ब्ड, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर वो आ रही है हमारे एल्वियोलाई में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज कॉन्स्टेंटली डिफ्यूजिंग फ्रॉम द पल्मोनरी ब्लड इनटू द एल्वियोलाई। तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वहां पे कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ रही है डायनामिकली। और लास्टली जो ड्राई एटमॉस्फेरिक एयर है वो एंटर जब होती है तो हमने 9th और 10th 9वीं और 10वीं में भी आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ नोज और फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी में के उसको ह्यूमिडिफाई कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं या तो क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एल्वियोलाई इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो इन वजूहात की बना पे जो हमारा composition of atmospheric air that is quite different from the composition of the air that reaches and that is present in the alveoli। जी बच्चों, अच्छा बच्चों, फ्रेश एयर या ऑक्सीजन जो भी हम कहते हैं दैट समहाउ reaches the alveoli। अब एल्वियोलाई से उसने डिफ्यूज करना है एल्वियोलाई के वॉल के थ्रू और पहुंचना है पल्मोनरी ब्लड में, और पल्मोनरी ब्लड में उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू द टिश्यू कैपिलरीज, जहां से वो उसके बाद एक एक सेल में चला जाएगा। तो ऑक्सीजन अब मोड क्या होता है, सफर वो कर रहे हैं ऊबर पे बैठ के कर रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं, किस चीज पे बैठ के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सफर करते हैं। तो जो ऑक्सीजन होती है दैट इज ट्रांसपोर्टेड ऑलमोस्ट एंटायरली इन कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी हम थोड़ा सा देखेंगे और इसको आगे हम डिटेल में जाके अगले चैप्टर में देखेंगे।
फायदा इसका क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स अलाउज द ब्लड टू ट्रांसपोर्ट 30 to 100 टाइम्स एज मच ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन ना होता तो जितनी ऑक्सीजन ब्लड में या ब्लड के अंदर डिफ्यूज होके ट्रांसपोर्ट हो सकती, हीमोग्लोबिन की मौजूदगी में 30 to 100 टाइम्स उससे ज्यादा ऑक्सीजन जो है दैट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू बाय द ब्लड। यही बात हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द टिश्यू कैपिलरीज एंड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन की तरह ही दैट आल्सो कंबाइंस विद डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन द ब्लड, जिनकी थोड़ी सी डिटेल हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब डिटेल में करेंगे तो उसमें करेंगे। और ये जो डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जिनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रही है, दैट also increases the capacity or carbon dioxide carrying capacity of the blood by 15 to 20 fold। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है 30 to 100 टाइम्स इंक्रीज कर देता है ऑक्सीजन carrying capacity of the blood, and different chemical substances which have an affinity for carbon dioxide increase the capacity of the blood to transport carbon dioxide by 15 to 20 folds। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखनी है, हो सकता है ये मैं टेस्ट पे पूछ भी लूँ। अच्छा बच्चों, अब हमने यहाँ तक पहुँच गए कि जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो हमारे एल्वियोलाई में पहुँच गई है और उसने अब पहुँचना है ब्लड में या आरबीसी में। ज़ाहिर हीमोग्लोबिन आरबीसीज में होता है। अब जो हमारी ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली आरबीसीज में नहीं जा रही, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में मौजूद है और जो हमारा हीमोग्लोबिन है दैट इज इन द ब्लड, और ब्लड जो है वो कैपिलरीज में घूम फिर रहा है। इसका मतलब है कि फॉर ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द एल्वियोलाई टू द रेड ब्लड सेल इट हैज टू पास सम मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी मेम्ब्रेन? अगर हम अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो ज़ाहिर है एल्वियोलस के जो एल्वियोलर एपिथेलियम है, सबसे पहले ये जो है बेटा सारा, दिस इज द एल्वियोलस। इसके अंदर ये सर्फेक्टेंट की लेयर है, सबसे ऊपर सर्फेक्टेंट का हमें मालूम है कि क्या फंक्शन होता है, दिस इज एल्वियोलस। उसके बाद दिस इज द एल्वियोलर एपिथेलियम, ये जहाँ पे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें से भी वो क्रॉस करेगी जो चीज, जिस चीज ने यहाँ से यहाँ जाना है उसने सबसे पहले एल्वियोलर एपिथेलियम में से गुजरना है, एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन में से गुजरना है, और उसके बाद ये हमारी कैपिलरी है। जब कैपिलरी है तो इसका मतलब है कि हमारी कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हिस्टोलॉजी में आप पढ़ चुके हो। और उसके ऊपर ये हमारा कैपिलरी एंडोथेलियम, और इन दोनों के दरमियान में एल्वियोलस की वॉल और कैपिलरी की वॉल के दरमियान में थोड़ी सी इंटरस्टिशियल स्पेस, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। और ऑक्सीजन ने जब जाना है उसने यहाँ से यहाँ जाना है अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स, अगली स्लाइड में चल के हम देखते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रेड ब्लड सेल टू हेयर। इसका मतलब है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ने रेड ब्लड सेल से यहाँ जाना है तो वो डायरेक्टली छलांग लगा के नहीं जा रही। फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ से यहाँ आएगी प्लाज्मा में, उसके बाद यहाँ से इस मेम्ब्रेन के थ्रू, और उसके बाद एल्वियोलस में। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है वो उसके उल्ट है। तो इन सब जगहों पे जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जहाँ पे वो मूव कर रहे हैं, हर जगह पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स देखेंगे, और उन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अलोंग जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव कर रही है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जहां पे भी कोई मूवमेंट हो रही है, एनी गैस एंड इवन आयंस which are moving in the human body, they are always moving across concentration gradients। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होगी और मेम्ब्रेन के साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ऑस्मोसिस हो सकता है, या जो बाहर उसको छोड़ दो, अभी हम उन डिटेल में नहीं जाते, विल स्टे रिस्ट्रिक्टेड टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशंस हैं उनका जो डिफरेंस है, यानी कि दूसरे लफ्जों में द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, whichever membrane we are talking about, वहां पे जो डिफरेंस होगा दैट इज द ग्रेडियंट। तो जो ग्रेडियंट क्रिएट होगा उसके अलोंग, उस ग्रेडियंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव करेंगे। ये चीज हमने अच्छी तरह से समझ लेनी है। यानी कि ये हमें पता चल गया है कि जो गैसेस हैं दे ऑलवेज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी। इन अ ह्यूमन बॉडी द गैसेस कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय डिफ्यूजन, and that the cause of this movement is always a partial pressure difference। जो gradient होता है from the first point to the next, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव ग्रेडियंट से नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ। thus the oxygen
diffuse from the alveoli into the pulmonary capillary blood because the oxygen partial pressure in the alveoli is greater than the partial pressure of oxygen in the pulmonary capillary blood. alveoli के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है। क्यों? सारे एल्वियोलाई में हमारे फ्रेश एयर आ रही है, एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है वो हमारे टिश्यूज में से, हमारे बॉडीज में से एयर आ रही है, जो बॉडीज में से आ रही है उसमें जाहिर है कि ऑक्सीजन जो है दैट हैज बीन कंज्यूम्ड in the other tissues of the body. A higher partial pressure of oxygen in the capillary blood then the tissues causes the oxygen to diffuse into the surrounding cells. यही चीज आगे जाके जब एल्वियोलाई में होगी, उसके बाद जब हम कैपिलरीज के जरिए ब्लड पहुंचता है डिफरेंट टिश्यूज के पास, तो टिश्यूज जो कि कॉन्स्टेंटली कार्बन ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है कम होता है, ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे जाके जो ऑक्सीजन है दैट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द ब्लड इनटू द टिश्यूज। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो पहुंच गई हमारे सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर जाहिर है कि जो ऑक्सीजन है दैट इज बीइंग मेटाबोलाइज्ड, दैट इज बीइंग यूज्ड अप बाय द सेल्स, और कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है। द इंट्रासेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर rises causing the carbon dioxide to diffuse into the tissue capillaries। जब उस तरफ प्रेशर ज्यादा होगा और कैपिलरी में प्रेशर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम द सेल्स टू द टिश्यू कैपिलरीज, और उसके बाद वो ब्लड फ्लो के साथ घूमते घूमते लंग्स में पहुंचेगा एंड द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इनटू द एल्वियोलाई because the partial pressure of carbon dioxide in the pulmonary capillary blood is greater than that in the alveoli. Thus, the transport of oxygen, carbon dioxide, the blood depends on both diffusion and the flow of the blood. Flow of the blood पे क्यों डिपेंड कर रहा है कि ज़ाहिर फ्लो ऑफ ब्लड पे, फ्लो ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट हमारा जो है वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है। अगर ब्लड फ्लो ना कर रहा होता, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से इस तरफ को मूव आती, और एक वक्त आता कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों इन द सेल और इन द ब्लड एक जितनी हो जाती, और उसके बाद उसकी जो मूवमेंट है या जो उसकी ट्रांसपोर्ट है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ने आपके सेल से ब्लड के अंदर मूव किया और उसकी कंसंट्रेशन ब्लड में थोड़ी सी बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही वो ब्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो ब्लड मूव्स अहेड, और जो नया ब्लड आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, तो एक कांस्टेंट ग्रेडियंट ड्यू टू कांस्टेंट फ्लो ऑफ द ब्लड प्रोड्यूस हो रहा है या मेंटेन हो रहा है, ठीक है ना। और द सेम इज ट्रू फॉर द ऑक्सीजन। यही सारा कुछ हमारा जो है दूसरी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के साथ हो रहा होता है। अच्छा बेटा, कोरोना से पहले के हमारे लास्ट एंड सेकंड लेक्चर में ये हमने पढ़ा था कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस ऑक्सीजन इन द एल्वियोलस दैट एवरेजेस अबाउट 104 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये हमें पहले से पता है। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन of the venous blood entering the pulmonary capillary that is around 40। जो हमारी फ्रेश एयर आ रही है या हमारा जो एल्वियोलस के अंदर एयर आ रही है उसके अंदर 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है ना, और जो हमारा वीनस ब्लड जो लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है उसके अंदर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसका मतलब है कि एल्वियोलस में ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, बिल्कुल ठीक है, वहां पे 104 है और वहां पे 40 है। इसका मतलब है जो ग्रेडियंट है, जो प्रेशर डिफरेंस है जिसके अलोंग ऑक्सीजन ने मूव करना है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 104 माइनस 40, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं 64 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 64 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का एक पार्शियल प्रेशर है, ये अपना ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट इन द पार्शियल प्रेशर, डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर्स, और उसके अलोंग इस गैस ने या ऑक्सीजन ने मूव करना है। ये हमें बात क्लियर एक दफा दोबारा हो गई है। इसकी क्या इम्प्लीकेशन है हम अभी आगे चल के देखते हैं। अच्छा बच्चों, आगे चीज़ों को समझने के लिए ये जो एक डायग्राम है, इट इज टेकन फ्रॉम द गाइटन में ये डायग्राम है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड से लग रही है लेकिन सिंपल सी चीज़ है। इसमें बेटा अगर आप देखो, ये जो हमारा सारा है, दिस इज द एल्वियोलस एंड दिस इज द पल्मोनरी कैपिलरी। वो जो पिछली वाले डायग्राम था उसी को हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दिया, और यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात हो रही है। अभी हमें पता चला कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलस इज 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरी में ऑक्सीजन अपना ब्लड आ रहा है उसके अंदर है 40, तो देयर इज अ ग्रेडियंट ऑफ कितना था 64 आई थिंक, ठीक है। तो 64 का ग्रेडियंट है जिसके लॉन्ग इन चीजों ने मूव करना है।
और ये नीचे हमने ग्राफ की शक्ल में बता लिया। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज और अगर आप याद करो, मैंने आपको बताई थी कि जब गैसेस या कोई भी चीज इन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन मूव कर रही है तो दैट डिपेंड्स अपॉन 2-3 थिंग्स। नंबर एक, ग्रेडियंट, बिल्कुल ठीक है, द प्रेशर डिफरेंस, जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी मूवमेंट ज्यादा और आसानी से होगी। द ग्रेटर द ग्रेडियंट, द ग्रेटर द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर्स, द इजियर एंड मोर इज द मूवमेंट ऑफ द गैस। ठीक है, ये बात हमें पहले से पता है। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप याद करो, हमने डिस्कस की थी कि दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। जितना ज्यादा टोटल सरफेस एरिया होगा उस मेम्ब्रेन का, उतनी ज्यादा चीजों की मूवमेंट आसानी से होगी। ये चीज हमारे लंग्स में भी अप्लाई कर रही है। जो छोटे 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 बेहिसाब एल्वियोलाई हैं, वो सारे के सारे एल्वियोलाई मिलके बेसिकली जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया जो है उसको अमेजिंगली इंक्रीज कर देते हैं। तीसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज द टाइम, कि कॉन्स्टेंटली चीजें फ्लो कर रही हैं, बॉडी के अंदर कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, फ्लो कर रही है। तो उस मतलब कि ग्रेडियंट कितना है, उसको मेम्ब्रेन कितनी मिली, और उस मेम्ब्रेन से पास करने के लिए उसको टाइम कितना मिला। जितना टाइम उसको मेम्ब्रेन से पास करने के लिए ज्यादा मिलेगा, उतना ही वो ज्यादा चीजों मूव करेंगी। वही चीज अगर आप यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो दिस इज अ PO2 इन द ब्लड। ये हमें पहले से पता है। जो चीज इधर इंपॉर्टेंट है देखने वाली वो ये कि इस टाइम के लिए ब्लड ने, दिस इज द आर्टीरियल एंड एंड दिस इज द वीनस एंड। तो आर्टीरियल एंड से वीनस एंड की तरफ हमारा जो है ब्लड मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो अभी ये अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तकरीबन 1/3 के करीब जो हमारा टाइम है वो कंज्यूम हुआ होता है आर्टीरियल एंड से वीनस एंड की तरफ। तकरीबन 1/3 के करीब अभी ब्लड ने फ्लो किया होता है। तो जो हमारी जो PO2 इन द ब्लड है वो मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम जो एल्वियुलर ऑक्सीजन है दैट कम्स इनटू द ब्लड। इसका मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी हम आगे चल के अगली स्लाइड में देखेंगे। बेसिकली ये हमारा सेफ्टी फैक्टर है। अभी 1/3 जो हमारा टाइम है वही स्पेंड हुआ है, या 1/3 ऑफ द ब्लड जो है वो 1/3 ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से पास हुआ है, और जो उसकी सेचुरेशन है वो मैक्सिमम हो गई है। 2/3 अभी बाकी है, 2/3 अभी बाकी है। उसके क्या फायदा है वो अभी हम अगली स्लाइड में चल के देखते हैं। हाँ जी, उसका फायदा क्या था? फायदा उसका हो जाता है एक्सरसाइज में या ऐसी कंडीशंस में जब हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन विद द पल्मोनरी ब्लड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये हमें पहले से पता है। ड्यूरिंग एक्सटर्नल एक्सरसाइज, ज़ाहिर है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी हमारी बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ गई, वो कैसे रिमूव हो रही है वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल करेंगे, विल go into the detail about that later on। फिलहाल हम बात करें ऑक्सीजन की। तो ड्यूरिंग एक्सटर्नल एक्सरसाइज अ पर्सन्स बॉडी में रिक्वायर एज मच एज 20 टाइम्स। जो हम आराम से बैठ के इस वक्त, जैसे अब आप लोग बैठे हुए हो और आराम से सांस ले रहे हो, तो इस वक्त आपको जितनी ऑक्सीजन की कंजम्पशन है एक्सटर्नल एक्सरसाइज के दौरान, इसे 20 फोल्ड्स ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना जी। द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीज ऑलमोस्ट 3-fold ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। जो हमारी ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ जाती है। किस किस तरीके से? एक तो वो हमने कैपिलरीज वाला पढ़ा था कि हमें, आपको अगर याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे सारे के सारे जो लंग्स हैं, जो हमारी उसके जो सारे के सारे एल्वियोलाई हैं वो हर वक्त ओपन नहीं होते। उनमें से कुछ की कैपिलरीज बंद होती हैं, कुछ की कैपिलरीज खुली होती हैं जरूरत के मुताबिक। तो जिनकी कैपिलरीज बंद है वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज नॉट टेकिंग प्लेस। लेकिन जब हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है so there is an increased surface area of the capillaries participating in the diffusion, and also from a more nearly ideal ventilation perfusion ratio। ventilation perfusion ratio पे हमने आधा पौना घंटा स्पेंड किया था। अब दोबारा we are not going to go into that detail, लेकिन उसका ventilation perfusion ratio की वजह से जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो अभी हमने पिछली डायग्राम में, किधर गई वो, दोबारा देखते हैं। हाँ जी, इस डायग्राम में ये जो हमने कर्व देखी थी, हमने बात की थी कि अभी 1/3 ही ट्रेवल हुआ होता है और हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो नॉन, वो हमारी जो डायग्राम थी ये है नॉन एक्सरसाइजिंग। जब एक्सरसाइज करेंगे तो द ब्लड बिकम्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन बाय द टाइम इट हैज पास थ्रू 1/3 ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरी।
अभी वो यहाँ तक पहुंचा है, सैचुरेट हो गया है। इसका मतलब है कि अभी जो 2/3 ट्रेवल उसने करना है ये अभी बाकी है, ये इसका सेफ्टी फैक्टर है। तो जब हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये जो 2/3 अभी ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने की कैपेसिटी लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा बाकी पड़ी, 2/3 तो अभी बाकी पड़ी हुई है, वो तो हमने यूज ही नहीं की। तो इन स्टर्नस एक्सरसाइज दैट 2/3 ऑफ द कैपेसिटी इज यूज्ड, और जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी जो सप्लाई है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जाती है विद अ कांस्टेंट डिमांड। जो भी हमने बात की दोबारा मैं आपको एक दफ़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दफ़ा दोबारा बात कर लेते हैं। जब भी कोई चीज़ें किसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूज कर रही हैं, मूव कर रही हैं, तो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। अब आपको पता चल गया। नंबर 1 क्या चीज़ थी बोला? जो पार्शियल प्रेशर, जो ग्रेडियंट का डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर है उस पे, द टोटल area of the respiratory membrane, the total area of the membrane across which the diffusion is going to take place। और उसके बाद जो हमें टाइम मिलता है, कितनी देर के लिए हमें डिफ्यूजन का टाइम मिल रहा है। तो ये जो अभी हमने डायग्राम देखी थी उससे हमें ये पता चला कि ब्लड को फुली सैचुरेट होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, ब्लड तकरीबन उससे 3 गुना ज्यादा टाइम तक लंग्स के अंदर रहता है। द ब्लड नॉर्मली स्टेज इन द लंग कैपिलरीज अबाउट 3 times as long as needed to cause full oxygenation. Therefore, during severe exercise and sternal exercise, even with a shortened time of exposure to the capillaries, the blood can still become almost fully oxygenated, and this is what happens in the human body। ये हमारा सेफ्टी फैक्टर है जो कि अच्छा बच्चों, उसके बाद एक चीज और जो हम पहले भी देख चुके हैं, अब दोबारा हम देखते हैं। ये तो हमें पता है कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द एल्वियोलर कैपिलरीज, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जिसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का उसमें तकरीबन 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। लेकिन उस वक्त हमने बात की थी एक लेक्चर में कि जो हमारे लंग्स हैं दे आर ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू, और लंग्स को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम दिस सर्कुलेशन देयर इज अ सेपरेट सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल सर्कुलेशन, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रही है लंग्स के जो डीप टिश्यूज है उनको। और ये जो डीप टिश्यूज लंग्स के हैं ये वो हैं विच आर जो जिंदा है और जिनको ऑक्सीजन जहाँ पे कंज्यूम भी हो रही है और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन भी रही है, लेकिन दे आर नॉट टेकिंग प्लेस, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो तकरीबन जो 98% ऑफ द ब्लड होता है जो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है वो तो डायरेक्टली लंग से आ रहा है, दैट इज जस्ट पास थ्रू द एल्वियोलर कैपिलरीज एंड हैज बिकम ऑक्सीजनेटेड। जो रिमेनिंग 2% है वो तकरीबन आता है हमारा bronchial circulation से। Another 2% of the blood has passed from the aorta through the bronchial circulation, which supplies mainly the deep tissues of the lungs जो अभी हमने बात की, and is not exposed to the lung air। This blood flow is called shunt flow। shunt क्या होता है आपको पहले से पता है कि किसी भी दो कैविटीज के अंदर जहाँ पे कोई चीज फ्लो कर रही है उसके अंदर अगर हम एक खिड़की बना दें और उसमें उन चीजों को आना जाना शुरू कर दें तो उसको हम शंट कह देते हैं। बॉडी के अंदर बहुत से शंट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल शंट की एक मिसाल ये मैं आपसे टेस्ट पे पूछूंगा। नॉर्मल शंट फ्लो की जो एक मिसाल है या एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज दिस ब्रोंकियल सर्कुलेशन। तो दिस इज बेसिकली अ शंट जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है वो पहुंच रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में, यानी कि 98% ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और 2%। अच्छा यानी बच्चों जो हम बात कर रहे थे, दोबारा एग्जांपल पे उस पे दोबारा उसी पे आ जाते हैं कि अगर हमारे जो हमारे एट्रियम है उन दोनों के दरमियान जो सेप्टम है वहाँ पे कोई एबनॉर्मल शंट हो जाए, बाय बर्थ भी हो सकता है या सीवियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए उसके बाद भी बन जाता है, तो उसको भी हम कह देंगे शंट। अगर लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर यूजुअली ज़्यादा होता है और राइट एट्रियम में कम होता है, उसमें अगर एक एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाए तो हम कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ द ब्लड हो रही है। द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम द left atrium to the right atrium, directly moving from the left atrium to the right atrium, which is abnormal। इसी तरीके से अगर वेंट्रिकल में हो जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो उसको हम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या इंट्रा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कह देते हैं। उसको जब बेटा जब आप लोग सीवीएस पढ़ेंगे तो उसकी आप डिटेल पढ़ लेंगे। वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। लेट्स कम बैक टू द शंटिंग, जिस शंटिंग की हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो हमारे ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में वो तकरीबन 98% जो है वो तो लंग से आ रहा है, ठीक है, और जो लंग से आ रहा होगा उसमें उसका जो पार्शियल प्रेशर है दैट विल बी अबाउट 104 millimeter of mercury। About 98% of the blood that enters the left atrium from the lungs has just passed through the alveolar capillaries and has become oxygenated up to a partial pressure of 104। ये तो हमें पता चल गया। 2% जो है वो आ रहा है हमारे
ब्रोंकियल सर्कुलेशन से, यानी कि वो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड हमारा एओर्टा में गया था, उस एओर्टा में से ब्रोंकियल सर्कुलेशन के थ्रू डायरेक्टली चला गया डीप टिश्यूज ऑफ द लंग्स की तरफ, और वहां से फिर वो घूम के वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। 2% वो आ रहा है। अब वो जो 2% आ रहा है कि जाहिर है this 2% of the blood that has passed from the aorta through the bronchial circulation and is supplying mainly the deep tissues of the lungs. ये लंग एयर को तो एक्सपोज नहीं हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हुई, इसलिए हम इसको शंट फ्लो कह रहे हैं। और इसके अंदर ऑक्सीजन जो है जाहिर है कि कम होगी। तो 98% ब्लड है हमारा 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वाला, और 2% आ रहा है यहाँ से। तो जब वो दोनों ब्लड मिलते हैं, और ये जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है, जो हमारा एल्वियोलाई से ब्लड आया है ऑक्सीजनेट होकर, दैट प्लस द 2% ऑफ द शंटेड ब्लड जो हमारे एओर्टा में पंप होना है, जो लेफ्ट एट्रियम से हमारे एओर्टा की तरफ ब्लड जाना है, दूसरे लफ्जों में लेफ्ट एट्रियम से जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जो बॉडी टिश्यूज की तरफ ब्लड जाना है, दैट इज 98% जो हमारा है लंग से ब्लड आया, जिसकी 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और 2% ये इसके अंदर जब मिक्स हुआ, तो जो जब वो मिक्स हो गया तो उसकी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जाहिर है 104 से कम हो जाएगी। वो 104 से कम होकर तकरीबन 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाती है। ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। When this blood combines with the pulmonary veins with the oxygenated blood from the alveolar capillaries, this so-called venous admixture of the blood, इसको हम कहते हैं, causes the partial pressure of oxygen of the blood entering the left heart and pumped into the aorta to fall to about 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि जो ब्लड एओर्टा के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से हमारी बाकी की बॉडी को सप्लाई होगा, वो जो ब्लड होगा उसकी जो हमारी पार्शियल प्रेशर होगा, जब वो कैपिलरीज तक पहुंचेगा तो आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरीज पे उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट विल बी अबाउट 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, नॉट 104 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वाई? जब लंग्स से चले थे तब तो 104 था, लेकिन उसके अंदर जब वो 2% हमारा शंटेड ब्लड मिला, तो अब जो टिश्यू में एक एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, जो एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होनी है, वहां पे जो ग्रेडियंट बनेगा वो 104 से नहीं बनेगा, वो 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से बनेगा। 95 क्यों हो गया? 5वीं दफा हम ये बात कर रहे हैं कि उसमें ब्रोंकियल सर्कुलेशन का 2% शंटेड ब्लड आ गया। अब वहां पे आर्टीरियल एंड ऑफ द टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, जब हम टिश्यूज पे पहुंच गए टिश्यू कैपिलरीज में, वहां पे जो आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज होगा वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना? 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? हमें मालूम है 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और वहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, जिसकी डिटेल हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन वैसे आ जाता है कि अगर किसी वजह से टू अ पर्टिकुलर टिश्यू टू पर्टिकुलर प्लेस जो हमारा ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? जैसे कि आपने शुरू में बात की कि जो पार्शियल प्रेशर है वो जो डिपेंड कर रहा है ग्रेडियंट भी और सारी चीजें, दे आर आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द जितनी क्वांटिटी ऑफ ब्लड हमारी आ रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। अब अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया है तो यूनिट टाइम उतना ही है। अगर अच्छा बेटा एक चीज और, ब्लड प्रेशर और ब्लड एक्चुअल जो ब्लड फ्लो ट्रांसफ्यूजन होती है, अपना ट्रांसफ्यूजन कह रहा हूँ, परफ्यूजन, ब्लड फ्लो इज समथिंग एल्स, ब्लड प्रेशर इज समथिंग एल्स, और टिश्यू परफ्यूजन इज समथिंग एल्स। वो आप सीवीएस में डिटेल में पढ़ लोगे। हमारे लिए जो बात है वो यहाँ पे वो इतनी है कि अगर किसी टिश्यू में हमारा जो ब्लड फ्लो है थ्रू अ पर्टिकुलर टिश्यू इंक्रीज हो जाएगा तो उस यूनिट टाइम में वहां पे ज्यादा ब्लड आ रहा है। ज्यादा ब्लड आ रहा है का मतलब है वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट टिश्यू। तो क्या होगा? जाहिर है जब ऑक्सीजन ज्यादा आ रही है तो वहां पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट विल बिकम कॉरेस्पॉन्डिंगली हायर, ठीक है ना। और अगर किसी वजह से किसी जगह का किसी टिश्यू का जो हमारा ब्लड फ्लो या ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो उस यूनिट टाइम में वहां पे जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उस जगह पे ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम होगी उस यूनिट टाइम में। तो जाहिर है कि वहां पे हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बेटा। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एनी पर्टिकुलर टिश्यू एट एनी पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जब किसी भी जगह पे ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर लेगा।
अच्छा, अब किसी जगह पे उसी टिश्यू में या किसी और प्लेस ऑफ द बॉडी पे टिश्यू मेटाबॉलिज्म अगर जो है वो इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? मेरा कॉमन सेंस की बात है, जब टिश्यू मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो गया, दूसरे लफ्जों में मोर ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम्ड, ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जब ऑक्सीजन कंज्यूम ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दैट फ्लूइड will fall. Increase in the tissue metabolism will lead to a decrease in the interstitial fluid partial pressure of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां पे ज्यादा बनेगी, ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी, लेकिन वो चीज हम डिस्कस करेंगे जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन ओनली। यानी दूसरे लफ्ज में अगर हम इन दोनों बातों को मिला लें तो हमें पता चलता है कि एक यून किसी भी वक्त पे जो किसी भी टिश्यू के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर एक, द रेट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, के ऑक्सीजन उस टिश्यू में उस जगह पे आ कितनी रही है। अब वो ऑक्सीजन कितनी आ रही है वो ये भी डिपेंड कर सकता है कि हमारे जो इनहेल्ड एयर है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, वो इस पे भी डिपेंड कर सकता है। वो खैर हम जब पैथोलॉजीज पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। वो हमारे ब्लड फ्लो पे भी डिपेंड करता है, वो हमारे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अब अगर ब्लड फ्लो तो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ही ब्लड में कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगी। और किस दूसरे को डिपेंड करता है कि किसी भी जगह पे किसी भी टिश्यू पे उस वक्त में ऑक्सीजन कंज्यूम कितनी हो रही है। अगर पीछे से तो ज्यादा आ रही है लेकिन साथ साथ कंज्यूम भी ज्यादा होती जा रही है तो जाहिर है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो इतना इंक्रीज नहीं करेगा। पीछे से निस्बतन थोड़ी कम आ रही है लेकिन कंजम्पशन भी बहुत कम है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा सा हायर साइड पे आ जाएगा। इन सबली द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डिटरमिन्ड by balance between number one, the rate of the oxygen transport to the tissues in the blood, and number two, the rate at which the oxygen is used या consumed by the tissues। ये बात बेटा आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि जो हमारे सेल्स हैं उनकी जो सराउंडिंग कैपिलरीज हैं, देयर इज अ सर्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स, इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और देयर इज सर्टेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरिफेरल कैपिलरीज। जो हमारा इंट्रासेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग या सराउंडिंग कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर जो हमारा पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है उससे हमेशा कम होता है, ठीक है। द इंटरसेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द पेरिफेरल टिश्यू always remains lower than the partial pressure of oxygen in the peripheral capillaries। उसकी रीजन क्या है? बड़े सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारा सेल है वो जिंदा है, सेल इज अ लिविंग टिश्यू एंड दैट इज कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग ऑक्सीजन। तो जो हमारी कैपिलरीज में से वो दोनों में कभी भी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि कैपिलरीज में से जब वो जैसे जैसे वो सेल्स के अंदर जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा दैट इज बीइंग कंज्यूम। तो जब वो कंज्यूम होता जाएगा तो जो पेरिफेरल कैपिलरीज हैं उससे वो किस हमेशा कम रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से देयर इज अ कंसिडरेबल फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द कैपिलरीज एंड द सेल्स, कैपिलरी और सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। देयरफॉर द नॉर्मल इंटरसेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेंजेस from as low as 5 millimeter of mercury to as high as 40 millimeter of mercury। डिपेंड करता है उसकी कंजम्पशन पे और बाकी सारी चीजों पे। कम से कम 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हो सकता है, ज्यादा 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी विच इज नियरली इक्वल टू दैट प्रेजेंट इन द कैपिलरीज। एवरेज जो होता है एक ओस जिसको हम कह देते हैं इंटरसेलुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ हमारा जो ऑक्सीजन का होता है दैट इज अबाउट 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है हमारी एक एवरेज हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारा एवरेज है दैट इज अबाउट 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल्स, इंट्रासेलुलर की हम बात कर रहे हैं। और अच्छा, ऑक्सीजन की जो हमारी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ द बॉडी वो इतनी ज्यादा है, इतनी अच्छी है कि हमें 1 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो चाहिए होता है टू सपोर्ट ऑल द केमिकल प्रोसेसेस दैट यूज ऑक्सीजन इन द सेल, ठीक है ना। 1 to 3 का हमें चाहिए और जो हमारी एवरेज है दैट इज 23, जो कि 1 to 3 से बहुत ज्यादा है। दिस वंस अगेन इज द हमारा एक सेफ्टी फैक्टर है कि अगर किसी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या बहुत सारी और प्रोसेसेस होते हैं तो इमरजेंसी की सिचुएशन में ये हमारा एक सेफ्टी फैक्टर है, ठीक है। वंस अगेन ओनली 1 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फुल सपोर्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट यूज ऑक्सीजन इन द सेल, ठीक है ना। यानी कि इतना कम हो जाए तो भी हमारा जो सेल है वो जिंदा रहेगा, लेकिन जो हमारी एवरेज है PO2 वो कितनी है 23 मिलीमीटर ऑफ मर्करी,
which is much more than adequate, which is much more than the required, and provides a large safety factor.